श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों मानसून सक्रिय है और बारिश का मौसम चल रहा है। यह मौसम स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। सतर्क नहीं रहने और लापरवाही करने पर तबीयत खराब होने की आशंका बनी रहती है। इस मौसम में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह जानेंगे हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर तुषार भरत जगजापे से। डॉक्टर तुषार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, ये मानसून के मौसम को स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। मतलब आमतौर पर गर्मी और ठंड के मौसम में आदमी उतना बीमार नहीं पड़ता है जितना कि इस बारिश के मौसम में पड़ता है। क्या वजह है इसकी? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जैसे बारिश होने के बाद प्रकृति में चेंज आती है, हरियाली बढ़ जाती है, उसी तरह बीमारियां भी बढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन होता है। गर्मी के बाद तुरंत थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हाँ। उसके बाद बारिश में जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से और गर्मी की वजह से वायरसेस और बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ये एक अच्छा वातावरण बन जाता है और इसलिए ये बीमारियां होती है। इसी के साथ पानी में भी कंटामिनेशन हो जाता है। जो बारिश में जो पानी आता है और जो हमारा पीने का पानी होता है उसमें भी कंटामिनेशन होने से उसमें भी बीमारियां। ये क्या वजह होती है कंटामिनेशन होने की इसकी? जैसे पानी पीने का सोर्स है, उसके अंदर गंदा पानी मिक्स हो गया। हाँ। और जो नालियों का ओवरफ्लो हो रहा है वो पानी मिक्स हो रहा है, तो इससे भी कंटामिनेशन हो जाता है, उससे बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं और इसीलिए इस सीजन में डायरियल इलनेसेस, जो हम दस्त से रिलेटेड बीमारियां होती है, वो काफ़ी हो जाती है। जी, जैसा आपने बताया, किस तरह की मुख्य रूप से बीमारियों का खतरा इस मौसम में ज़्यादा होता है और इन बीमारियों का जो संक्रमण है उसके फैलने के क्या कारण होते हैं? तो मोस्टली ये जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से वायरसेस और बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है कि हमें सर्दी खांसी या जो हम जिसे कॉमन फ्लू कहते हैं, इस तरह की बीमारियां, दस्त रिलेटेड बीमारियां और कुछ और संक्रमण जो पानी से हो जाते हैं। तो मेन 3 सोर्सेस है। पहला है पानी, अगर पानी इन्फेक्ट हो गया या कंटामिनेट हो गया। दूसरा है एयर और तीसरा है दूषित फूड। ओके। तो पानी का संक्रमण मैंने बताया कि अगर जो वाटर सोर्स है हमारा और जो सीवेज है उसमें कंटामिनेशन हो गया तो उसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया हो गए तो वो जैसे कि हमारा टाइफाइड का बैक्टीरिया है या दस्त रिलेटेड बीमारियां हैं, इसके बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और अगर हम अशुद्ध पानी पी लिया या अशुद्ध खाना, कई गलत जगह से खाना खा लिया, हाथ ठीक से नहीं धोए, तो इसमें फिर दस्त की बीमारियां हो जाती है। दूसरा होता है कि इसमें वायरसेस बढ़ते हैं, तो जिसको हम सर्दी खांसी या फ्लू कहते हैं, वैसे टाइप की बीमारियां हो जाती है। बहुत सारे वायरसेस, और लोग साथ में एक कमरे में ज्यादातर रहते हैं, उससे भी होता है। और जब कोई व्यक्ति छींकता है तो वो जो कण है, जो वायरसेस के कण है, वो हवा में फैल जाते हैं और वो फिर हमारे इसमें आते हैं। जैसे हमने कोविड में देखा है कि कैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है ना, तो वायरसेस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं और इस तरह की बीमारियां होती है। और तीसरा, जैसे फूड बताया, अगर सही तरीके से, अगर थोड़ा मतलब फ्रेश फूड नहीं है तो वो गल जाती है। जो सब्जियां वगैरह है वो गल जाती है, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ भी होता है। और अगर वो ठीक से पकाकर या क्लीन करके नहीं खाए जाए तो उससे भी हमें बीमारियां होती है। आपने सब्जियों की बात की, तो पर ये कहते हैं कि कुछ सब्जियां नहीं खानी चाहिए, इस मौसम में परहेज करना चाहिए। जैसे भाजी है, क्योंकि उसमें कीड़े लगने की इसकी ज़्यादा संभावना होती है। पत्ता गोभी है, ये किस किस सब्जियों से परहेज करना चाहिए और कौन सी सब्जियां प्रेफर करनी चाहिए कि हम खा सकते हैं उनको? बेसिकली देखिए, जो सीजनल है सब्जियां वो तो हमें खानी ही है, ठीक है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि खाने में हमेशा हमें फ्रेश चीजें यूज करनी है, खास करके इस मौसम में। इस मौसम में जो पत्ती वाली, जिसको हम लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, उसमें ज्यादा कंटामिनेशन, बैक्टीरिया और उनकी सड़ने की क्रिया भी फास्ट हो जाती है। तो इनको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें यूज करना है तो वो फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी तरह से धुली होनी चाहिए और उनको हमें उबाल के यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें फ्रूट्स यूज करने हैं और हमें जो स्प्राउट्स होते हैं ना, जो हम जिनको कड़धान्य कहते हैं, उनको भी हम अच्छे तरह यूज कर सकते हैं। हाइड्रेशन, पानी का ध्यान हमें बहुत, भले ही बारिश बहुत हो रही है लेकिन हमें इस मौसम में उतनी प्यास नहीं लगती लेकिन इसमें पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी पीने से हमारा हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सर, मानसून का जो मौसम होता है उसमें डेंगू और मलेरिया का भी काफी खतरा रहता है। इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे हो सकता है?
मौसम बरसात के बाद जो हम ये जो मलेरिया डेंगू है इनका एक तरह का एपिडेमिक सा आता है। इसके प्रमुख कारण ये है कि जो डेंगू है या मलेरिया है वो मच्छरों से फैलता है। अलग अलग प्रकार के मच्छर होते हैं। जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो बहते हुए पानी में रहते हैं और वो आपको कभी भी काट सकते हैं जी। और जो डेंगू के मच्छर है वो जैसे जो रुका हुआ पानी है, जो आजकल हमारे घरों में कूलर है, कोई कंटेनर है, गमले है, वहां पर जो मच्छर बढ़ जाते हैं वो मच्छर की वजह से उसका इन्फेक्शन होता है जी। ह्यूमिडिटी और कम टेम्परेचर, ये मतलब ये अभी जो टेम्परेचर है ये इन मच्छरों के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। तो इस वजह से बारिश के बाद इनका संसर्ग बढ़ जाता है और खास करके डेंगू जो अभी हमारे शहरों में बहुत कॉमनली मिलता है और इसकी बहुत केसेस बढ़ती है जी। सर, क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव है लोगों को ट्रीट करने का, आप एम्स में हैं, तो ये क्या पाते हैं आप कि जैसे कई बार बहुत ख़राब केस भी आते होंगे, मतलब आदमी काफ़ी ज़्यादा गंभीर उसकी स्थिति हो गई है तब वो पहुंचा, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे? जैसे अभी आपने जो भी बीमारियों के नाम बताए, चाहे डायरिया हो, डेंगू हो या मलेरिया हो, तो इनके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आदमी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करे ताकि उसको सीरियस कंडीशन उसकी ना आए? इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे कॉमनली जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या हम फ्लू जिसको कहते हैं जी, ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और बहुत बार ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो इसके लिए हमें सिम्टोमेटिक थेरेपी, मतलब बुखार आया तो बुखार की दवा पैरासीटामोल ही लेना है। जो कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, बहुत से कॉम्बिनेशन बैन है, इन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। लोग ज़्यादातर इधर उधर की मतलब ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं। मतलब क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि इसका दवा दे दो, और वो लोग जनरली एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के दिए जाते हैं। तो हमें एंटीबायोटिक्स को इसमें अवॉइड करना है। अच्छा, नॉर्मल कोर्स इनका 2 से 3 दिन का होता है जी, जिसमें सर्दी हो गया, बुखार हो गया, हाथ पैर दर्द, तो इसमें आपको पैरासीटामोल, हाइड्रेशन मतलब पानी, एंड रेस्ट, ये 3 चीजें, और अपना डाइट ये अच्छा रखना है जी। 2-4 दिन में अगर ठीक नहीं होता है, इसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी बढ़ रही है, ऐसा होता है तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाके अपना जांच कराना है कि भाई कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया या इसका प्रोग्रेस तो नहीं हो गया, और उनके सलाह के बाद हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दूसरा है डेंगू या मलेरिया। इसमें भी शुरुआत में आपको बुखार, हाथ पैर दर्द होना, ठंड लग के बुखार आना, डेंगू में कुछ तरह के रैश आना, ठीक है, ये होते हैं। मलेरिया के लिए डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट लेना है जी। और मलेरिया में बुखार हाई ग्रेड हो सकता है, उसमें हाथ पैर में दर्द हो सकता है, ठंड लग के बुखार आना है, कभी पीलिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको थोड़ा सा जांच करेंगे, और अगर लगता है कि भाई मलेरिया का चांस है तो तुरंत ब्लड टेस्ट करके आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा जी। डेंगू भी वायरल इन्फेक्शन है, शुरुआत ऐसी होगी, बुखार होगा, हाथ पैर दर्द होंगे, बहुत सीवियर हेडेक होगा, इसलिए उसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं जी। और फिर बाद में उसका रैश आना शुरू होगा जी। डेंगू अगर जैसे 100 लोगों को हो जाए तो 100 में से सिर्फ 1 या 2% लोग सीरियस डेंगू, या जिसको हम डेंगू विथ वार्निंग साइंस बोलते हैं। तो कौन कौन से लक्षण है जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना है या सीरियस मानना चाहिए डेंगू को? अगर पेट में बहुत दर्द है, बहुत उल्टियां हो रही है, पैरों पर सूजन आ गई, दाने आ गए, ब्लीडिंग हो रहा है किसी तरह का, या कभी कभी पीलिया या सांस लेने में दिक्कत, ये डेंगू के लक्षण होते हैं। कभी कभी इसमें ब्लड प्रेशर, मतलब डेंगू शॉक जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ऐसे टाइम पे हमें डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे जी। पर बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि लोगों को, क्योंकि एक बार न्यूज़ में आ जाता है कि डेंगू की सांस चल रही है, लोग टेस्ट करवा लेते हैं, तो सारे डेंगू सीरियस नहीं होते। भले ही आपका टेस्ट पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है कि आपको भर्ती की जरूरत पड़ेगी। इसमें बुखार के लिए पैरासीटामोल और गुड हाइड्रेशन, जिसको हम बोलेंगे पानी अच्छा पीना है और आराम करना है, यही ट्रीटमेंट है जी। ये जो बीमारियां आपने बताई हैं, इनसे बचाव के लिए मतलब कि हो ही ना, क्या कोई टीके वगैरह भी उपलब्ध हैं? डेंगू और मलेरिया जैसे आप जानते हैं कि मच्छरों से होते हैं जी। तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट यह है कि आप मच्छरों से कैसे बचें जी। पहला, मच्छर जहां पैदा होते हैं उसे कंट्रोल करना, मतलब जो सोर्स है उसका, उसे ही हम उसे कंट्रोल करें जी। तो उसके लिए आपका पानी जमा नहीं होना चाहिए, जो आपके ड्रेन्स वगैरह है वो कवर्ड होने चाहिए, घर में पानी नहीं जमा होना चाहिए जी। उसके बाद अगर मच्छरों से बचे कैसे, तो मच्छरों से बचने के लिए आपको कपड़े हैं वो ठीक तरह से पहनने हैं, मतलब जैसे फुल बाह का, फुल बाह का पहने, हाँ।
जनरली जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो अंधेरे में रहते हैं, डेस्क वगैरह के नीचे होते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो बैठने के पहले उनको थोड़ा सा उसको क्लीन करना है, वहाँ के मच्छर भगाना है। तीसरा, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि क्रीम्स वगैरह है, वो हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो हमारे जैसे जो मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल्स आते हैं या अगरबत्तियां आती है उसको प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि वो इंडोर एयर पोल्यूशन के बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि जो एक कॉइल होती है मच्छर की, वो लगभग 100 सिगरेट के बराबर आपका PM 2.5 पार्टिकल देती है। और सिर्फ कॉइल ही नहीं, जो लिक्विड रेपेलेंट होता है वो भी लगभग 75 सिगरेट्स के बराबर आपको PM 2.5 पार्टिकल देता है। तो ये हमारी लंग्स के लिए बहुत खराब है, इसलिए उन्हें यूज नहीं करना है, मच्छरदानी का यूज करना है। इसी तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी टीके जो है वो उतने इफेक्टिव नहीं है डेंगू के लिए, और मलेरिया के टीके WHO ने अप्रूव किए हैं, लेकिन वो कुछ ही देशों में हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और है, जैसे अभी आपने टीके के बारे में तो बताया और डेंगू और मलेरिया से क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में बताया। पीलिया का भी काफी प्रकोप इस समय देखा जाता है, तो कैसे उससे बचाव करें? क्या कोई उसका टीका वगैरह भी उपलब्ध है? ये जनरली बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E का संसर्ग होता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। गंदा पानी और अनहाइजीनिक फूड से ये जनरली होता है। और अभी हमारे पास इसके लगभग काफी पेशेंट्स आए हैं हेपेटाइटिस A के, जिसमें हमें बुखार होगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टी होगी और आंखों में पीलापन, पेशाब पीली, ये हो सकती है। इसमें भी अगर जैसे हम कहेंगे कि बहुत से पेशेंट तो उतने सिक नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये बहुत डेंजरस हो सकता है, उसमें एक्यूट लीवर फेलियर भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्लीन वाटर, एंड हमारे पास हेपेटाइटिस A के टीके भी है। तो हेपेटाइटिस A का जो टीका है वो हम जनरली 1 साल के आसपास के बच्चों को एडवाइस करते हैं। इसका 2 प्रकार के टीके हैं। किल्ड वायरस टीका है जिसके 2 डोजेस लगते हैं, और एक जो है वो लाइफ होता है, उसका सिंगल डोज लगता है। इसी के अलावा जो हम बोलते हैं टाइफॉइड, ये भी गंदे खाने और पानी से होता है, उसके भी टीके उपलब्ध है। वो भी जनरली 9 से 6 महीने के बाद के बच्चे को हम दे सकते हैं। और आजकल के जो नए टीके हैं वो सिंगल डोज से काफी इफेक्टिव है। मतलब जैसा आपने बताया कि यदि इनसे बचना है तो दूषित पानी और दूषित खाने का उपयोग ना करें। एक अंतिम सवाल, मतलब मुख्य रूप से जो है आदमी को इस मौसम में, यदि हम आपसे कहें कि बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताएं, जो श्रोता इस समय हमारी बड़ी तादाद में सुन रहे हैं, कि हमें बीमार नहीं पड़ना है और स्वस्थ बने रहना है, तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस या सावधानियां बरतें? इसके लिए ये इसी मौसम के लिए नहीं, हर समय के लिए यही आपको फॉलो करना है। अच्छा डाइट में आपको मतलब अलग अलग फ्रेश घर में बना हुआ गर्म और ताज़ा खाना खाए। स्वच्छ साफ पानी पिए। थोड़ी बहुत कसरत करे, बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही कुछ योगा या कुछ एक्टिविटी जरूर करे। और अच्छा हाइड्रेशन रखे, पानी अच्छा पिए। और लास्टली सैनिटेशन, हाथों को और मतलब साफ सफाई का ध्यान रखे। ये चीजों से हम हमेशा स्वस्थ रह सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी डॉक्टर साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इसका काफी फायदा पहुंचेगा। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।